हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 11th का एग्जाम जो है एकदम सर पर खड़ा है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा और वो ये सोचते हैं कि चल यार एग्जाम आएगा, हम लास्ट नाइट पढ़ लेंगे और हम पेपर को क्रैक कर लेंगे। जैसे वो कंसेप्ट रहता है ना, लास्ट नाइट और फुल नाइट वाला, तो वो माहौल बना रखा होता है बच्चों ने। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो मिल जाए तो उसे पढ़ के पेपर क्रैक करना तो बहुत इजी है। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। तो जो सेक्शन ए होगा आपका, उसमें आपके 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं और वो आपके होंगे 2 नंबर के, जिसमें आपको मैक्सिमम 30 to 50 वर्ड्स के आंसर लिखना है। देन आएगा आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और वो होंगे आपके 3 नंबर के। देन आएगा सेक्शन नंबर सी, इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो होंगे आपके 4 नंबर के। स्टार्ट करेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सेम आंसर लिखना है अपने एग्जाम में या बुक वाली लैंग्वेज में। आप अपनी लैंग्वेज में भी हम उसको शॉर्ट में करके लिख सकते हो, क्योंकि कुछ खुराफाती बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम पे भूल जाते हैं आंसर, तो वो अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा खेलकूद और अन्य विकासात्मक गतिविधियों का रूपांतरित कार्यक्रम होता है जो असमर्थता विकलांग विद्यार्थियों की रुचि, क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखकर चलाया जाता है। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा करिकुलम बनाते हैं, उसे हम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहते हैं। देन सेकंड है, आसन क्या है और आसन के विभिन्न प्रकार लिखिए। तो आसन क्या है, जब आप लॉन्ग टर्म तक बिना थके किसी भी पोजीशन में जब आप बैठते हो, उसे आसन कहते हैं। तो ये आसन कितने तरह के होते हैं, ध्यानात्मक, आरामात्मक और संवेदनात्मक आसन। तो अगर आपको ये नाम नहीं भी याद होते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना लिख सकते हो कि सीधे खड़े होकर करने वाले आसन, लेटने वाले आसन और बैठ कर करने वाले आसन। तो इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 सिद्धांतों को लिखें। तो प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा क्या होती है, कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम करिकुलम डिजाइन करते हैं। तो उनका वो करिकुलम बनाते वक्त किन 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से करिकुलम बनाना चाहिए। जैसे कि अभी आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए और हम आपके लिए वो लाए हैं, आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। देन दूसरा है मेडिकल चेकअप। कोई भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चों को, तो उससे पहले आप उनका मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। एकाग्रता बढ़ाने वाले 2 आसनों का नाम लिखें। एकाग्रता यानी कि आपकी कंसंट्रेशन पावर को जो बढ़ाए। तो सिंपल है, सुखासन, ताड़ासन और पद्मासन। तो कोई भी 2 आसनों के नाम आप याद कर लीजिएगा तो वो बेस्ट रहेगा। साहसिक खेलों से आप क्या समझते हैं, यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं। तो ये वो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रोमांच, जोश, मनोरंजन और जोखिम होता है। जैसे कि आपने रिवर राफ्टिंग की होगी, पैराग्लाइडिंग का नाम सुना होगा, बंजिंग जंपिंग हो गया। तो इसमें एक एडवेंचर भी रहता है आपका और थोड़ा डेंजरस भी रहता है ये। तो ये आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं। एक अच्छे नेता के 4 गुण लिखिए। तो आपको नेता के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप अपनी क्लास में ही देख सकते हो कि अगर आपको एक मॉनिटर चूज करना है तो उसमें क्या क्या गुण होंगे। तो वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए, यानी कि दिमाग होना चाहिए, उसके आसपास की चीजों का पता होना चाहिए। किशोरावस्था से जुड़ी समस्याएं कौन सी हैं। तो किशोरावस्था क्या होती है, आपकी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस से सिंपल आप देख सकते हो आपके आसपास आपको क्या प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, आप अपने आप को रिलेट करके इजीली इसका आंसर लिख पाओगे। तो जैसे कि आपकी शारीरिक समस्या, फिजिकली प्रॉब्लम आपको क्या क्या आ रही है अभी, सामाजिक समस्याएं हो गई, जिसमें आपको लगता है कि आपको जो सोशली आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके पेरेंट्स हैं, आपको एक तरह से
दबाना चाहते हैं। मानसिक समस्याएं यानी कि मेंटली प्रॉब्लम, जो कि आपके ऊपर स्ट्रेस इस वक्त सबसे ज़्यादा रहता है। और फिर नशे की समस्याएं। डोपिंग क्या है और वाडा की स्थापना कब हुई? तो डोपिंग क्या होता है? किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाई गई प्रतिबंधित विधि या पदार्थों का सेवन डोपिंग कहलाता है। यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस लेते हैं। कई बार वो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं या प्रोटीन वगैरह लेते हैं। कुछ बहुत सी चीज़ें रहती हैं जिनसे उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है, उसे डोपिंग कहते हैं। तो इतना आप लिख दोगे तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसमें सिंपल पूछा हुआ है वाडा क्या है? तो वाडा कब बना है? तो वाडा आपका 1999 में बना था। तो अगर आपको इसका सन नहीं याद रहता तो एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। वो गाना तो सुना होगा आपने, मिलने की कोशिश करना वादा ना करना। तो ना 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 मतलब कि 9999। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? किसी खेल के लिए प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से जो की गई तैयारी को खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। यानी कि कोई भी कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए जो भी आप ट्रेनिंग करते हो उसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये जो 9 क्वेश्चन है वो अगर आप अच्छे से कर लोगे, आपके 14 मार्क्स तो पक्के हैं। अगर आपके ये क्वेश्चंस आ जाते हैं या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाते हैं तो भी आप इजीली पासिंग नंबर तो क्रॉस कर ही लोगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। तो जो हमारे स्पेशल नीड के अलग अलग प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? तो जैसे कि सबसे पहले है काउंसलर तो पता ही होगा आपको कि जैसे मुश्किल टाइम पर बच्चे को सलाह देना या उसका मार्गदर्शन करना, सही रास्ता बताना उसे। फिर आते हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? बच्चे की जो बॉडी है उसका इवेल्युएशन करते हैं, देन उसकी जो पोस्चर डिफॉर्मिटी होती है उसको सही करने में हेल्प करते हैं। देन आता है शारीरिक शिक्षा शिक्षक। तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है वो क्या करता है? आपका मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो है आपका डेवलपमेंट करता है, या ये कह लो डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। योग से आप क्या समझते हैं? योग के महत्व के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों योग क्या है? आपका संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है, यानी कि मतलब है जोड़ना या मिलना। तो ये तो हो गया इसका मतलब। अब आता है इसका महत्व। तो इसके बस पॉइंट बताए गए हैं, एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हो क्योंकि पॉइंट बहुत इजी है ना। तो पहला है रोगों से बचाव, मोटापे को कम करता है, मानसिक तनाव को कम करता है, लचक में वृद्धि करता है और शारीरिक सौंदर्य बढ़ाता है। रिवर राफ्टिंग करते समय आप किन सुरक्षात्मक उपायों का पालन करेंगे? तो रिवर राफ्टिंग मोस्टली बच्चों ने करी ही होगी, तो नॉर्मल सी बात है। आप देख सकते हो कि जब आप करो तो किन बातों का ध्यान रखोगे। आपके पास हेलमेट होना चाहिए, लाइफ जैकेट पहनी होनी चाहिए, और जब भी रिवर राफ्टिंग करो तो ग्रुप में करिए। क्यों अकेले करोगे, कौन सी दिशा में बह गए पता भी नहीं चलेगा। और जब भी आप राफ्ट को पानी में उतार रहे हैं उससे पहले आप चेक कर लो कि उसमें हवा है कि नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। कहीं पता चले वहां से चले हो और पानी में चलते ही उसमें लीकेज हो रही है तो आप पानी में ही तैर के तो रिवर राफ्टिंग करोगे नहीं ना, तो पहले ही चेक कर लो। कई बार होता है राफ्टिंग के टाइम पे लोग ऐसी चप्पू चलाते रहते हैं, तो वो चप्पू बेमतलब ना चलाए क्योंकि उससे थकान होगी। वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं? तो जो आपकी ग्रोथ है उसे आप नाप सकते हो और डेवलपमेंट को आप नहीं नाप सकते। ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक रहती है, बल्कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम तक चलती रहती है। अब आपकी हाइट है, ये तो नहीं है कि आप 80 साल के हो जाओगे तब तक आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, नहीं ना, तो वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है। लेकिन जो आपका माइंड डेवलपमेंट है वो टाइम टू टाइम चलता रहता है। तो जो ग्रोथ होती है वो शरीर के आकार, लंबाई तथा भार में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती है।
यानी कि आपकी बॉडी का जो लंबाई है, आपका वेट है, हाइट है, उन सब से रिलेटेड होती है। और जो डेवलपमेंट होती है वो मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती है। जो ग्रोथ होती है उसके अनुरूप विकास हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन विकास वृद्धि के बिना नहीं हो सकता। खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 3 सिद्धांतों को समझाइए, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं। हम आपको 4 बता रहे हैं, आपको जो 3 याद हो आप वो लिख सकते हो। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। इसमें हमने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, इसलिए हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो अब आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चंस। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, पैरालंपिक खेलों पर एक विस्तृत नोट लिखें। तो पैरालंपिक गेम पर एक नोट लिखना है आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे, तो इन्हें आप ध्यान में रखकर इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि पैरालंपिक शब्द कहाँ से बना था, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई थी, जिसका अर्थ है समरूप यानी कि सिमिलर। तो पैरालंपिक के जनक किसे माना जाता है, यानी कि फादर किसे माना जाता है, डॉक्टर गटमैन को। ये सबसे पहली बार कब हुआ था, 1960 में हुआ था पैरालंपिक, जिसमें टोटल 23 देश आए थे और 400 विकलांग खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो पैरालंपिक आंदोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 22 सितंबर 1989 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संघ की स्थापना हुई थी, यानी कि इसकी कमेटी बनी थी। पैरालंपिक अभियान का मुख्य उद्देश्य स्पिरिट इन मोशन है। इसके झंडे में लाल, नीला और हरा रंग होता है। झंडे की जो रंगों की बनावट होती है उसे एक्विटो या फिर मूव कहते हैं। कि विभिन्न तत्वों को सूचीबद्ध करें और प्राणायाम को विस्तृत रूप से समझाएं। तो योग के तत्व कौन से होते हैं, वो 8 तत्व हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो आपके लिए भी बोरियत होगी एक तरह से। तो आप एक इन पॉइंट्स को देखकर एक्सप्लेन अपनी तरफ से कर सकते हो। तो योग के जो तत्व हैं उन्हें अष्टांग योग कहते हैं। तो वो 8 होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर आता है प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो प्राणायाम का अर्थ होता है श्वसन क्रिया पर नियंत्रण, यानी कि जो आपकी सांसें हैं उनको कंट्रोल में करना। फिर आता है प्राणायाम में मुख्य रूप से कितनी क्रियाएं होती हैं, वो 3 होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मतलब कि सांस लेना, रेचक मतलब सांस बाहर छोड़ना, कुंभक मतलब कि सांस को रोक कर रखना। फिर आता है प्राणायाम के प्रकार। तो इसमें हम 4 ही प्रकार बताएंगे आपको, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 4 ही काफी है। जैसे कि सूर्यभेदी, शीतकारी, उज्जयी, कपालभाति। फिर आते हैं प्राणायाम के फायदे। तो ये क्या करते हैं, बेनिफिट क्या होता है इससे, ये आपकी श्वसन क्रिया को मजबूत करते हैं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी हेल्थी बनाते हैं। एकाग्रता बढ़ाता है, जो आपकी कंसंट्रेट पावर होती है उसको बढ़ाता है। स्नायु संस्थान को शांत रखता है। किशोर अवस्था की विभिन्न समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, अपने सुझाव दें। तो किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस में कौन आएगा, आप जैसे बच्चे, मेरा मतलब है आपकी उम्र के बच्चे। तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपको लगता है और उनको कैसे सुलझाया जा सकता है। तो इसका आंसर तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो जैसे कि पहला है, पेरेंट्स को जो बच्चों के मतलब जो नेचर है या व्यवहार है एकदम चेंज होता है, उससे टेंशन में नहीं आना चाहिए उसे देख के, बल्कि उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए कि जो उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। पेरेंट्स को किशोरों को सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए उन्हें विभिन्न रचनात्मक और सकारात्मक जो क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि जो किशोर हैं वो व्यर्थ के कामों में अपना टाइम ना वेस्ट करें। देन थर्ड है, किशोरों की जो सेक्स से रिलेटेड जितनी भी जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने के लिए, उनको शांत करने के लिए जो कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनमें इस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन को सुधारने के लिए किन प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन किया जाता है,
किसी एक प्रबंधित पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं। तो प्रबंधित पदार्थ कौन से हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जो कि बैन होते हैं, और पर तब भी जो प्लेयर्स होते हैं इसे लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। तो ये कौन कौन से होते हैं? उत्तेजक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ड्रग्स, अल्कोहल और बीटा ब्लॉकर्स। तो आपको कोई एक ही लिखना है तो आप अल्कोहल का लिख सकते हो। तो खिलाड़ियों पर अल्कोहल के क्या प्रभाव पड़ते हैं? जो आपका लीवर का साइज होता है वो बढ़ जाता है, भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, किडनी इफेक्ट होती है, शरीर में पानी की कमी होती है और चोट लगने का खतरा भी होता है।